आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टर चैलेंज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे गवर्नमेंट जो है अपनी गलती मानने की बजाय ट्विटर को ही सामने से धमका रही है, उससे दादागिरी कर रही है। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में। देखो एडिटोरियल्स बहुत आते हैं यूट्यूब पे, बहुत पहले से आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है, मैं ट्रांसलेशन के साथ साथ हर सेंटेंस की ग्रामर पे अलग से फोकस करवाता हूँ और वोकैबुलरी पे। और ग्रामर और वोकैबुलरी जो आप सीखते हो उसको लास्ट में क्विज़ पे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आज आपका क्विज़ नंबर 1 है। सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट जो इस पूरे आर्टिकल में आप सीखोगे ना, इस क्विज़ में अप्लाई होंगे। करेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड करना है। ये क्विज़ नंबर 2 है। जस्ट ए मिनट, क्लोसेस का है ना। तो 5 क्वेश्चंस हैं, पहले आप ट्राई कर लो, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कैरेक्टर चैलेंज। देखो कैरेक्टर चैलेंज जो है एक गेम होता है ड्राइंग का। इसमें क्या होता है, आपको ड्रॉ करना होता है कैरेक्टर को। और कैसा कैरेक्टर ड्रॉ करोगे, जो आपका चैलेंजर आपको बोलेगा। वो आपको बोलेगा आपका कैरेक्टर इतना लंबा होना चाहिए, इतना गोरा होना चाहिए, अमेरिकन दिखना चाहिए, चाइनीज़ दिखना चाहिए, कपड़ों से अमीर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, है ना। तो वो जो चीज़ें आपको बताएगा, सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कैरेक्टर में डालना है। अगर आप सही से डाल दोगे तो आप गेम को जीत जाओगे। अगर आप सही से नहीं डाल पाए, कुछ और बना बैठे, तो गेम को हार जाओगे। कैरेक्टर चैलेंज का जो गेम है ना, सरकार उसको हार गई है। सरकार कुछ और कैरेक्टर बनाना चाह रही थी अपना, और बना करके कुछ और आ गई, है ना। अब कैसे बनाया और कहाँ बनाया? ऑन GOI's डायरेक्टिव टू ट्विटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डायरेक्टिव की बात हो रही है जो उसने ट्विटर को दिया। सरकार ने कुछ और सोच के दिया था, लेकिन इस डायरेक्टिव के बाद, इस ऑर्डर के बाद सरकार का कैरेक्टर कुछ और बन गया है। समझ गए? अब डिटेल में आगे देखेंगे क्यों बना, कैसे बना। डायरेक्टिव नाम के वर्ड को आप देख लें। डायरेक्टिव का मतलब होता है ऑर्डर या कमांड या इंस्ट्रक्शन। इसके 2 अच्छे सिनोनिम्स हैं, एडवांस्ड हैं, इंजंक्शन एंड एडिक्ट। समझ गए ना, अच्छे और एडवांस वर्ड्स हैं, इनको याद रखना, ऑर्डर के सिनोनिम्स हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है मालूम चलेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT। हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। कह रहे सेंटर्स डायरेक्टिव टू ट्विटर टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन पोस्ट इज इलीगल। कह रहे सेंटर का जो डायरेक्टिव है, सेंटर का जो ऑर्डर है, जो इंजंक्शन है, जो एडिक्ट है, और किसको भाई? ट्विटर को। अच्छा, किस चीज़ का है? जो है रिमूव करने का मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग को। टैग का मतलब होता है ठप्पा, मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब है झूठी मीडिया, झूठी न्यूज़। तो झूठी न्यूज़ के ठप्पे को हटाने का जो ऑर्डर दिया ना सेंटर ने ट्विटर को, और किस पे? पोस्ट पे। कह रहा वो इलीगल है, अपने आप में गैर कानूनी है। समझ गए? डायरेक्टिव की वर्ब है इज। मैनिपुलेटेड का मतलब होता है, इस वर्ड को देख लेना, ऐसी चीज़ जो झूठी हो। मतलब आपने किसी चीज़ की सच्चाई को छुपाने के लिए उससे छेड़छाड़ की हो, किसी और के प्लॉट के ऊपर, प्लॉट के कागज़ों के ऊपर अपना नाम चढ़वा लिया, है ना। किसी के चेक पे खुद से उसके साइन करके पैसे निकलवा लिए। तो ये सब चीज़ें मैनिपुलेशन कहलाती हैं। झूठ जो है जालसाजी कहलाती हैं। अब मैनिपुलेटेड के सब सिनोनिम है फर्स्ट, फेक्ड, फोर्स्ड और फैब्रिकेटेड। इसका एक सिनोनिम और है टेम्पर्ड, लेकिन इसको अक्सर टेम्पर्ड नाम के वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है। देख लो, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है ऑलमोस्ट, बोला भी एक जैसे जाता है। इसमें लगा हुआ टेम्पर TA, इसमें लगा हुआ टेम्पर TE। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना हिंदी में। टेम्पर्ड हर वो चीज़ है जो छेड़छाड़ की गई है ना। जैसे मैंने आपको बताया, किसी के प्लॉट के कागज़ पे अपना नाम चढ़वा लिया, ये होता है टेम्पर। और ये टेम्पर होता है ना, टेम्पर, इसका मतलब होता है आपका मूड या आपका गुस्सा। अगर कोई चीज़ टेम्पर्ड है तो इसका मतलब है उससे छेड़खानी हुई है। और अगर कोई चीज़ टेम्पर्ड है, मतलब अब उस चीज़ पे गुस्से का या प्यार का कोई असर नहीं होता, बहुत ही कठोर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसी से बनता है टेम्पर ग्लास, जो हमारे मोबाइल पे चढ़ा हुआ है। ये टेम्पर्ड ग्लास कौन सा ग्लास है भाई? जिसको तुम ठोक लो, पीट लो, बड़ी जल्दी आसानी से टूटेगा नहीं। बहुत जोर लगाओगे, कहीं उल्टा सीधा गिराओगे, तभी फ़ोन जो है आपका टेम्पर्ड ग्लास टूटेगा। समझ गए ना? टेम्पर्ड और टेम्पर्ड वर्ड को दिमाग में अलग अलग बना के रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। समरी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्मी स्टोरी है। हुआ क्या कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे, जिस पे बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, उस प्रोजेक्ट पे बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई।
टूल किट का मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया में कौन कौन सी पोस्ट करेंगे, कैसे बीजेपी की बुराई करेंगे, वो सब कुछ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे लिख लिया। अब इस टूल किट को इन्होंने ट्विटर पे डाला, ट्विटर पे डालते ही बीजेपी वालों ने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके इन्होंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी जो कांग्रेस वालों ने लिखी नहीं थी, है ना। खास करके वो चीज़ें जिससे जो सेंसिटिव होती हैं, जैसे कोविड के अंदर देश में मौतें हो रही हैं, इनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, है ना। ऐसी चीज़ों को उन्होंने बीजेपी वालों ने ऐड कर दिया कांग्रेस की टूल किट में। अब जैसे ही ऐड किया और ट्विटर पे अपलोड किया, ट्विटर ने इनको पकड़ लिया। ट्विटर ने बोला भाई कांग्रेस ने तो कुछ और लिखा था, आपने इसको डाउनलोड करके इसमें एडिट किया है। अब ट्विटर ने क्या किया, इनके नाम के आगे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया बीजेपी वाले कई नेताओं के हैंडल के आगे। बीजेपी गुस्सा हो गई, बीजेपी ने ट्विटर को बोला भाई ये टैग हटाओ, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। ट्विटर ने बोला होनी थी बेइज्जती, तुमने काम ऐसा किया तो हो गई बेइज्जती, है ना। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है अब ट्विटर को धमकाने की बजाय, ट्विटर से बदला लेने की बजाय आप अपने नेताओं को समझाओ कि ऐसे उल्टे सीधे काम ना करें, डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे तो ये डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है ना। झूठ मत बोलो, जो सच है वो सबके सामने लाओ, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बस यही आज इसकी समरी है। टोन है आज इसकी क्रिटिसाइजिंग, हैविली क्रिटिसाइज कर रहा है। इसको पैनिंग भी बोलते हैं, पैनिंग, है ना, कंडेमनिंग भी बोलते हैं, सब इसकी टोन्स है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ एसएससी की स्ट्रेटजी आएगी, बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, है ना। आज कोशिश करके शाम में एसएससी की स्ट्रेटजी डाल दूंगा पूरी। करे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर दैट इट रिमूव द लेबल मैनिपुलेटेड मीडिया फ्रॉम सर्टेन पोस्ट shared by functionaries of BJP या the भारतीय जनता पार्टी including union ministers has no legal leg to stand on। कह रहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंजंक्शन है, जो ऑर्डर है, जो एडिक्ट है, और किसके लिए भाई, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए, ट्विटर के लिए। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वो होता है जहाँ पे आप कुछ लंबा ना लिख पाओ, बस छोटी छोटी ट्वीट्स कर पाओ, है ना। तो इस ट्विटर के लिए, अच्छा कौन सा ट्विटर, क्या डायरेक्टिव, डायरेक्टिव ये कि ये रिमूव कर डाले, हटा डाले उस लेबल को, उस ठप्पे को, उस टैग को जो है झूठी मीडिया का, मैनिपुलेटेड मीडिया का। और कहाँ से, कुछ खास पोस्ट से, कुछ खास ट्वीट से। और कौन सी ट्वीट, जिनको शेयर किया था कार्यकर्ताओं ने, फंक्शनरीज ने, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा और कौन कौन से कार्यकर्ता, जिसमें शामिल हैं कई यूनियन मिनिस्टर, कई सेंटर के मंत्री। कह रहा है ये जो डायरेक्टिव है ना, ये जो ऑर्डर है, इसका कोई भी लीगल लेग नहीं है स्टैंड ऑन करने के लिए। इस ऑर्डर में कोई भी कानूनी जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ऑर्डर जो है कानूनी तौर पे एनफोर्स किया जा सके। सरकार ने ऑर्डर दे दिया लेकिन कानूनी तौर पे ऑर्डर गलत है, समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। डायरेक्टिव की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है रिमूव, फंक्शनरी का मतलब होता है कार्यकर्ता, हैज़ नो लीगल टू लेग टू स्टैंड ऑन। देखो ये लेग से बनने वाली 4 ईडियम है जो बार बार आप देखोगे, है ना, इनको एक साथ ही समझो। पहली ईडियम है टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। इसका मतलब क्या है, आपने कोई दावा तो कर दिया लेकिन उस दावे के लिए आपका कोई प्रूफ नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। आपने बोल दिया ऐसा होता है, किसी ने पूछा भाई कैसे होता है बताओ ज़रा, समझाओ ज़रा, आपने बोला ये मुझसे मत पूछो, तो आपके दावे का कोई पाँव नहीं है, बस बोल दिया और नीचे गिर गया, आपका ऐसा दावा है ना, ऐसा क्लेम है आपका। टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। दूसरी क्या है, टू बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इसका मतलब होता है कोई चीज़ का नियर डेथ जो है एक्सपीरियंस होना, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होने की कगार पे होना। अगर कोई ऐसा लॉ है या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो हम बोल सकते हैं दिस लॉ या दिस प्रैक्टिस इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स। टू ब्रेक अ लेग ये इडियम होती है इनफॉर्मल सेंस में, इसका मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना, है ना, टू विश समवन गुड लक। लास्ट में है टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये बहुत बार आई है एसएससी बैंक्स में, इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ी कीमत चुकाना किसी चीज़ की। इडियम और फ्रेजेस की वीडियो में इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दी थी। चलो अब इसमें देखने वाला जो चीज़ आई है ना वो देख लेते हैं। इट रिमूव, पहले आपसे मेरा सवाल है, सवाल ये कि इट तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाते, लेकिन यहाँ इसने कर दी गलती, यहाँ इसने सिंगुलर के लिए प्लूरल वर्ब लगा दी।
पहले दिमाग में सोचो क्या रूल इसने लगाया होगा, फिर मैं पूरा रूल आपको समझा देता हूँ। चलो अब ध्यान से समझना। देखो प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड जो है, बार बार करवाता हूँ मैं आपको, ये लगता है ऑर्डर, विश या कमांड के लिए। अगर आप किसी को ऑर्डर दो कि भाई ऐसा कर दो, अगर आप कोई विश करो, कोई काम ना करो, या कोई कमांड दो, तब आप प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करवाएं। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो। इट इज़ एसेंशियल दैट वी अबाइड बाय द लॉ। ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हम लॉ से अबाइड बाय करें। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, इसेंशियल, नेसेसरी, इम्पेरेटिव, ऑर्डर, विश, कमांड, है ना, इंजंक्शन, ये सब के सब जो हैं इन्हीं चीज़ों को बताते हैं। अब यहाँ पे मैं विश कर रहा हूँ, मेरी विश है कि सब के सब जो लोग हैं लॉ को सही से सख्ती से अवॉइड बाय करें, उसको पालना करें। अगर ऐसा है तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे बेस फॉर्म को, जो कि होती है अबाइड। सही है ये सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। बट ये सेंटेंस देखो, इट इज़ एसेंशियल दैट वन अबाइड्स बाय द लॉ। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान लॉ से अबाइड करे। अब देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगाएंगे, इसेंशियल वर्ड हमने देख लिया है, दैट आ गया है, नए क्लोज में ट्रिगर हो जाएगा पीएसएम। लेकिन वन के लिए जो वर्ब आएगी वो आएगी अबाइड। अब आप पूछोगे सर वन तो सिंगुलर है, अरे होगा सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड कहता है मैं इसके हिसाब से वर्ब लूंगा ही नहीं, मैं तो लूंगा वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव को। तो चाहे एक हो चाहे हजार हो, यहाँ तो अबाइड ही आने वाला था। वैसे द कोर्ट ऑर्डर दैट द कंपनी पे या पेज अ फाइन ऑफ ₹500 करोड़। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी 500 करोड़ का फाइन पे करे। आ गया ना ऑर्डर। जैसे ही आपको ऑर्डर दिखे और दैट के बाद नया क्लोज शुरू हो, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करवाएं। अब कंपनी के लिए क्या लगाएं, वैसे कायदे से कंपनी के लिए लगता है पेज, कंपनी के लिए लगता है पेज, कंपनी सिंगुलर है, लेकिन पीएसएम क्या बोलता है, भाई कंपनी से मेरा कोई लेना नहीं है, मुझे तो बेयर इन्फिनेटिव चाहिए बेस फॉर्म वर्ब की, जो कि होती है पे। समझ गए ना, एस या येस के बिना। द कोर्ट ऑर्डर दैट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट इन 14 डेज। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए 14 दिनों में। अब देखो इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लीट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो पूरी होगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन पे काम होगा। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगेगा लेकिन पैसिव में। पैसिव के अंदर क्या लगता है, बी फैमिली की वर्ब, यहाँ लगा दो बी और यहाँ लगा दो कंप्लीटेड। समझ गए ना, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना है तो बी कंप्लीटेड यहाँ पे लिखूंगा। अब कोई मुझसे पूछे सर बेस फॉर्म कहाँ गई वर्ब की, ये लगी हुई ना, तो बी आ गया बेस फॉर्म बन के पीएसएम को लगाने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव को हमने बना दिया है। बढ़े आगे, बस यही है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है ना, बार बार आप इसको देखोगे। कह रहे बट इट रिवील्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स टू एम्पावर बीजेपी फंक्शनरीज टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड मिस इन्फॉर्म द पब्लिक। कह रहे लेकिन ये रिवील करता है, ये पूरी बात जो है खुलासा करती है दैट वो इस चीज़ का सरकार जो है भारत की वो विलिंग है, वो तैयार है, रेडी है जाने के लिए किसी भी हद तक, टू गो एनी लेंथ्स। और किस लिए, ताकि वो एम्पावर करे, ताकि वो ताकत दे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टार्निश करें, उनको डिफेम करें, उनकी बुराई करें, और क्या करें, मिस इन्फॉर्म करें पब्लिक को, लोगों को गलत सूचनाएं दें, जो है गलत जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैला, उसको स्प्रेड करें। समझ गए। सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, वर्ब है रिवील्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ब है इज, विलिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है। सरकार विलिंग है, सरकार रेडी है ना, रेडी जो है विलिंग का सिनोनिम होता है। एम्पावर करना, किसी को ताकत देना। टार्निश का मतलब होता है किसी की बुराई करना, डिफेम करना, डैमेज करना। इसके लिए एक वर्ड आएगा कि डिस्पैरेज। टार्निश का सिनोनिम है डिस्पैरेज, है ना, किसी को छोटा बताना, उसकी बुराई करना। मिस इन्फॉर्म करने का मतलब है गलत इन्फॉर्मेशन देना, स्प्रेड करना प्रोपेगेंडा को। प्रोपेगेंडा होता है आधा अधूरा सच, जो आपके काम का है, सही लगता है वो बता दिया, जो छुपाना था वो छुपा लिया, है ना। ऐसी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोपेगेंडा होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। करे द बीजेपी फंक्शनरीज सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर what they called a toolkit prepared by the Congress to disparage the government। कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सर्कुलेट कर दिया, सब तरफ फैला दिया, और कहाँ पे, ट्विटर पे। अच्छा किसको फैलाया, जिसको वो कॉल करते हैं एक टूल किट, जिसको वो बुलाते हैं एक टूल किट। और कौन सी टूल किट, जो प्रिपेयर्ड बाय है, तैयार की गई है कांग्रेस के द्वारा। और क्यों तैयार की गई है, डिस्पैरेज करने के लिए, सरकार को डिफेम करने के लिए, बुराई करने के लिए हमारी सरकार की। समझ गए ना। तो इन्होंने ऐसा बोल करके एक टूल किट को फैलाया है, हालांकि वो टूल किट ट्विटर के हिसाब से कांग्रेस ने नहीं बनाई है, बीजेपी वालों ने ही बनाई है। समझ गए। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। फंक्शनरीज की वर्ब है सर्कुलेटेड, डे की वर्ब है कॉल्ड,
डिस्पैरेज का मतलब होता है डिफेम करना, ऊपर ही आपने देखा है टार्निश का सिनोनिम है डिस्पैरेज। अब मैं आपसे एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा इस सेंटेंस में देखने वाली, है ना। देखो पहली चीज़ है कॉल के बाद में, रिगार्ड के बाद में, रिगार्ड के बाद में तो आता है, कॉल के बाद में, नेम के बाद में, कंसीडर के बाद में कभी भी एज को ना लगाएं। समझ गए ना, आप जानते हैं इस रूल को, आज फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। दे कॉल्ड अस एज नहीं, दे कॉल्ड अस जो भी उन्होंने हमें बुलाया। शी कंसीडर्स मी अ फ्रेंड नॉट एज अ फ्रेंड, है ना। कंसीडर कॉल जो है ये नेम जो है इन वर्ब्स के बाद में एज को नहीं लगाया जाता। बीजेपी ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, इसके आगे आप द को लगाएंगे, जैसे आपने कांग्रेस के आगे भी लगाया है। ट्विटर एक कंपनी का नाम है, प्राइवेट कंपनीज के नाम के आगे कभी भी द को ना लगाएं, जैसे कि ट्विटर के आगे, माइक्रोसॉफ्ट के आगे, गूगल के आगे, फेसबुक के आगे कभी भी द को नहीं देखेंगे। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 10 दिनों में 2 बार करवा दिया। यहाँ पे वट को क्यों लगाया गया, सिर्फ एक ही जवाब है इसका, एक सेंटेंस का, जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना क्यों रिलेटिव प्रोनाउन वट को लगाया गया, हु, विच और दैट को यहाँ पे यूज नहीं किया गया। जिनको पता है जरूर से बताएं। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहे द कांग्रेस हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट दैट द बीजेपी फंक्शनरीज फोर्स्ड अ डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे कांग्रेस वालों ने फाइल कर दिया है एक पुलिस कंप्लेंट को, दैट वो ये कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फोर्ज किया एक डॉक्यूमेंट को मन गढ़ंत तरीके से, जो है ना, फोर्ज करना मैंने बता दिया ना, मैनिपुलेट करना, टेम्पर करना। तो इन्होंने छेड़छाड़ की एक ऐसे डॉक्यूमेंट से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कांग्रेस वाले तो ये बोल रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, लेकिन ये बात भी गलत है। डॉक्यूमेंट तो एक था, ट्विटर ने खुद ने बताया है, पर वो डॉक्यूमेंट जो था ना उससे छेड़छाड़ की है बीजेपी वालों ने। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे झूठ बोल रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां। चलो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की वर्ब है हैज फाइल्ड, बीजेपी की वर्ब है, फंक्शनरीज की वर्ब है फोर्स, दैट की वर्ब है डज नॉट एग्जिस्ट। कह इट हैज ऑल्सो रिटन टू ट्विटर टू परमानेंटली सस्पेंड अकाउंट्स ऑफ दोज हु सर्कुलेटेड द फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स। कह रहे इसने राइट भी किया है ट्विटर को, इसने लिखा भी है ट्विटर को कि परमानेंटली सस्पेंड कर दो उन अकाउंट्स को, उन खातों को, उन लोगों के, उन मंत्रियों के जिन्होंने सर्कुलेट किया था, सब तरफ फैलाया था इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को, इस झूठे मूठे डॉक्यूमेंट को। तो कांग्रेस एडी से चोटी का जोर लगा रही है, कैसे भी करके इन नेताओं का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करवा दूं और एक पुलिस कंप्लेंट करवा के इनको कोर्ट केस में फंसवा दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह देयर इज इंडीड अ डॉक्यूमेंट दैट द कांग्रेस प्रिपेयर्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर इट्स इंटरनल यूज। अब बता रहा है कांग्रेस कहाँ झूठ बोल रही है। कह रहा वास्तव में एक डॉक्यूमेंट है, देयर इज इंडीड अ डॉक्यूमेंट, इंडीड मतलब रियल में। अच्छा कौन सा डॉक्यूमेंट, जिसको कांग्रेस ने प्रिपेयर किया था। अच्छा क्यों किया था, मौका परस्ती के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, और किसकी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अपने इंटरनल यूज़ के लिए। तो इन्होंने इसको ट्विटर पे नहीं डालना था, इंटरनली यूज़ करना था। सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट पे कैसे मौका परस्ती का फ़ायदा उठाएं, सरकार को घेरें, सरकार को गिराने की कोशिश करें। तो कह रहा डॉक्यूमेंट तो था, समझ गए। देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा होगा, डॉक्यूमेंट की वर्ब है इज, कांग्रेस की वर्ब है प्रिपेयर्ड। चलो कह द वन सर्कुलेटेड बाय द बीजेपी लीडर्स इंक्लूडेड एडिशनल पेजेस ऑन कोविड-19। अब बता रहा है बीजेपी वालों ने क्या किया। कह रहा है और वो वाला जो सर्कुलेट हुआ था बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसमें शामिल थे एडिशनल पेजेस कोविड-19 पर भी। तो इन्होंने देखा इनका डॉक्यूमेंट, डाउनलोड किया और कोविड-19 के नाम पे अनाप शनाप इसमें पेज जोड़ के सर्कुलेट कर दिया, समझ गए। तो वन की वर्ब होगी इंक्लूडेड, सर्कुलेटेड एक पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। कौन सा वाला, वो वाला जो सर्कुलेट किया गया था, है ना। ये डॉक्यूमेंट के लिए वन आया, दूसरी बार डॉक्यूमेंट को ना लिखना पड़े। कह रहा द बीजेपी हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द डिजिटल फुटप्रिंट और द कॉपीज ऑफ व्हाट इट कॉल्स द कोविड-19 टूल किट। अब देखो बीजेपी का झूठ पकड़ा कैसे गया। बीजेपी फेल हो गई है, बीजेपी नाकाम हुई है प्रोवाइड करने में डिजिटल फुटप्रिंट को या फिर कॉपीज़ को, जिसको ये कॉल करती है कोविड-19 की टूल किट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, देखो फुटप्रिंट मतलब कदमों के निशान, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कौन सी चीज़ कौन से कदमों के निशानों को छोड़ के पीछे से आई है। जैसे मैंने आपको भेजा, आपने किसी और को भेजा, अब 1500-2000 बाद जब वो सर्कुलेट हो जाएगा ना, तो उसके फुटप्रिंट बन जाएंगे और पता लगेगा कि शुरू में आया कहाँ से था। तो बीजेपी जो है फुटप्रिंट नहीं दे पाई इस डॉक्यूमेंट के, है ना। चलो ये वट वाला वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे ऊपर पूछा था, क्यों लगाया हमने रिलेटिव प्रोनाउन वट को, हु विच दैट को क्यों नहीं लगाया, कई बार कर चुके हैं पिछले 10 दिनों में, है ना। कह रहा देयर इज नो एविडेंस दैट द कांग्रेस हैज डन एनीथिंग इन द टूल किट विच वॉज सपोजिटली प्रिपेयर्ड इन मे। कह रहा ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस
किस चीज़ की भाई, कि कांग्रेस ने कुछ भी किया है, हैज़ डन एनीथिंग, और किस में, इस टूल किट में। अच्छा कौन सी टूल किट, जिसको कथित तौर पे सपोजिटली एलिजिडली प्रिपेयर किया गया था मई के अंदर। कह रहा बट द टूल किट प्रपोजेस course of action that have already happened in April. An analysis by fact-checking platform Alt News has revealed. कह रहा लेकिन टूल किट प्रपोज करती है कोर्स ऑफ एक्शन को, उन चीज़ों को जो कि आगे की जानी है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आगे का प्लान, और कह रहा वो प्लान जो ऑलरेडी हो चुका है अप्रैल के अंदर, एक एनालिसिस ने जो कि एक फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है ऑल्ट न्यूज़, उसने रिवील किया है। तो सारा कुछ हमें यही पता लगा कि इस टूल किट में जो बीजेपी बोल रही है ना कि मई में कांग्रेस वालों ने इसमें ऐसा ऐसा लिखा है कोविड के लिए, कह रहा है ये जो टूल किट है प्रिपेयर तो की गई थी लेकिन अप्रैल में हुई थी, और ये सारा का सारा काम अप्रैल में हो भी चुका है। मई के अंदर कांग्रेस ने इसमें कुछ डाला है, कुछ ऐड किया है, ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं है। अब देखो आगे और चीज़ें बताएगा, आपको अच्छे समझ में आएगी कहानी। एविडेंस की वर्ब देख लेना, इस कांग्रेस की वर्ब है हैज़ डन, इसकी वर्ब है वाज प्रिपेयर्ड, सपोजिटली का मतलब है कथित तौर पे, अलेजिडली बोल दो, परपोर्टेडली बोल दो, या इसको जो भी सपोजिटली बोल दो, है ना, एडवर्ब है। बढ़े आगे, कह रहे टूल किट्स आर मेंट टू बी अबाउट कोऑर्डिनेटिंग फ्यूचर एक्शंस ऑन सोशल मीडिया एंड नॉट कैटलॉगिंग पास इवेंट्स। कह रहे टूल किट जो है ना वो मेंट होती हैं, टूल किट का एक ही उद्देश्य होता है, व्हेन समथिंग इज मेंट टू डू समथिंग, मतलब उस चीज़ का उद्देश्य यही है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो कह रहे टूल किट्स का टारगेट होता है कोऑर्डिनेट करना, और किस चीज़ को, आगे के एक्शंस को, फ्यूचर एक्शंस को, और किस पे, सोशल मीडिया पे, ना कि लिस्ट बनाना पास्ट इवेंट्स की, पीछे जो हो गया उन चीज़ों की। तो ये टूल किट अप्रैल से भी बहुत पहले बनी है, कोरोना की वेव शुरू होने से पहले, कि अप्रैल में कांग्रेस क्या क्या करने वाली है। तो इन्होंने मई के अंदर अप्रैल की घटनाओं को लिस्ट नहीं किया, बल्कि मार्च में ही बना दी थी हम अप्रैल में क्या करने वाले हैं। टूल किट्स की वर्ब है आर मेंट, पैसिव वॉइस में कोऑर्डिनेट करना, आप जानते हैं सहयोग बनाना, है ना। कैटलॉग करने का मतलब होता है किसी चीज़ की लिस्ट बनाना, रिकॉर्ड बनाना, कैटलॉग बनाना। कैटलॉग एक लिस्ट का सिनोनिम होता है कैटलॉग, है ना। कह रहा व्हेन चैलेंज्ड ऑन फैक्ट्स द बीजेपी प्रोपेगेंडिस्ट रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन who was involved in the Central Vista research leading to her bullying by cyber mobs। कह रहा है जब चैलेंज किया गया फैक्ट्स के नाम पे, जब तथ्यों के आधार पे चुनौती दी गई, तो बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट ने, प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब होता है झूठी सूचनाओं को देने वाला, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लोगों को बताने वाला। तो कह रहा है बीजेपी के एक मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेडर ने रिवील कर दिया, घोषित कर दिया, सबको बता दिया पहचान को उस औरत की जो इन्वॉल्व थी, और किसमें, सेंट्रल विस्टा रिसर्च में। और कैसे हुआ ये काम, लीड करते हुए उसकी बुलिंग तक, उससे छेड़खानी तक, साइबर मॉब्स के द्वारा, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा। तो इसने क्या किया, कांग्रेस की एक औरत का नाम ले दिया, कांग्रेस की कार्यकर्ता होगी, जिसने सेंट्रल विस्टा रिसर्च के ऊपर जो है ना अपनी पूरी जो है रिसर्च की थी कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए। कांग्रेस की जो है वुमन होगी ये, तो इसने, बीजेपी वाले ने इसकी आइडेंटिटी बता दी, है ना। और साइबर में मतलब ऑनलाइन में इस औरत को बहुत छेड़खानी झेलनी पड़ी, बुलिंग इसके साथ हुई। समझ गए। प्रोपेगेंडिस्ट आपने देखा ऊपर, प्रोपेगेंडा हाफ इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, जो इसको फैलाए वो प्रोपेगेंडिस्ट हो जाता है। इसकी वर्ब है रिवील्ड, हु की वर्ब है वॉज। बुलिंग का मतलब होता है छेड़खानी, है ना, कोई आपको डराए धमकाए गलत बात बोले, बुलिंग कहलाती है। लीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कह रहे ट्विटर has not complied with the center's directive and at least 6 handles of BJP functionaries now have post with the tag manipulated media। कह रहा ट्विटर ने कंप्लाई विद नहीं किया है, ट्विटर ने फॉलो नहीं किया सख्ती से सेंटर के डायरेक्टिव को, सेंटर के ऑर्डर को, सेंटर के एडिट को। और कह रहा है कम से कम 6 हैंडल्स जो हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के, फंक्शनरीज के, अब उनके पास पोस्ट हैं, और कैसे, इस टैग, इस ठप्पे के साथ जो है मैनिपुलेटेड मीडिया का। तो ट्विटर तो पीछे हट ही नहीं रहा है, ट्विटर बोल रहा है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट है, इन 6 लोगों ने झूठी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया है, इनकी उस इन्फॉर्मेशन, उस पोस्ट के आगे ट्विटर ने लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, और सेंटर की बात को मानने से मना कर दिया। समझ गए। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। ट्विटर की वर्ब है हैज़ नॉट कंप्लाइड, 6 हैंडल्स की वर्ब है हैव, कंप्लाई के बाद में विद, अवॉइड के बाद में बाय, अडर के बाद में टू, है ना। तीनों का मतलब एक ही है ऑलमोस्ट, और तीनों की अपनी अपनी फिक्स प्रेपोजिशन है। इनको आप ध्यान करना, क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं लोग आपस में, अडर टू लिखे आते हैं, अडर बाय लिखे आते हैं, अवॉइड विद लिखे आते हैं ना, कंप्लाई टू लिखे आते हैं, तो गलत हो जाता है। ट्विटर मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी है, इसके आगे कभी भी द को ना लगाएं। कह रहे द रीजनिंग behind the directive in the absence of any legal provision to cite
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैफलिंग। कह रहा है जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, और किसके पीछे भाई, बिहाइंड इस डायरेक्टिव के पीछे, इस ऑर्डर के पीछे। और कह रहा है ना मौजूदगी में, एब्सेंस में किसी भी कानूनी प्रोविज़न के जो कि साइट की जा सके, जिसका नाम लिया जा सके, जिसकी दुहाई दी जा सके, है ना। कह रहा है ऐसी जो रीजनिंग है ना, बिना किसी कानूनी प्रोविज़न के, धारा के, और किसकी, हमारी सरकार की, बड़ी ही बैफलिंग है, बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली है। बैफलिंग हर वो चीज़ होती है जो आपको समझ ना आए, पजलिंग हो, कंफ्यूजिंग हो, बेविल्टरिंग हो। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, जो चीज़ आपको देखने से समझ में ना आए। समझ गए। रीजनिंग की वर्ब है इज, रीजनिंग एक नाउन है ना। बैफलिंग मैंने बता दिया। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ का हवाला देना, वही इसके नाम पे हम ये काम कर रहे हैं, हवाला कर रहे हैं इस चीज़ का। रीजनिंग पे एक बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, वैसे तो वोकैब का ही है ना, वोकैब कॉन्सेप्ट है। रीजनिंग के दो सिनोनिम है, लॉजिक और रैशनल। रैशनल की स्पेलिंग देख लेना, LE लगा हुआ पीछे, ये होता है नाउन। और यही रैशनल की एडजेक्टिव फॉर्म होती है, उसको भी रैशनल बोलते हैं बिना ई के। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रैशनल मतलब लॉजिक नाउन फॉर्म में, और रैशनल मतलब लॉजिकल, जो लॉजिक से भरा हो एडजेक्टिव फॉर्म में। बोलना दोनों को रैशनल है, नाउन फॉर्म में ई को लगाना है, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं लगाना। अब इस पर बन जाते हैं क्वेश्चन, है ना। आपकी इसी आइडेंटिफिकेशन को वो चेक करता है, आप सही गलत कहाँ यूज़ कर रहे हो। एनी रैशनल या रैशनल माइंड शुड ऑलवेज हैव रैशनल या रैशनल बिहाइंड इट्स डिसीजंस। कह रहा है कोई भी लॉजिकल जो माइंड है उसके पास हमेशा होना चाहिए एक लॉजिक अपने डिसीजंस के लिए, फैसलों के लिए। तो जो भी फैसला लेगा उसके पीछे कोई लॉजिक ज़रूर लगाएगा, अगर वो माइंड लॉजिकल है तो। अब देखो, माइंड के लिए एडजेक्टिव चाहिए जो लॉजिकल हो, है ना, एडजेक्टिव और रैशनल। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस वाले को। और इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए लॉजिक, एक नाउन चाहिए। नाउन के लिए मैं यूज़ करूँगा ई वाले रैशनल को, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है ना, दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपने अपनी जगह पे इनको यूज़ करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेट हैज़ आर्ग्यूड दैट द लेबलिंग वॉज प्रीजुडिस्ड एंड अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू कलर द इन्वेस्टिगेशन बाय लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। कह रहा है इसने आर्ग्यू किया है, बीजेपी ने बोला है, इसकी रीजनिंग है कि ये जो लेबलिंग है, जो ठप्पा मारने का काम है, ये तीन चीज़ें था। पहला था ये प्रीजस्ट, दूसरा था प्रेजुडिस्ड। प्रीजस्ट का मतलब क्या होता है, आपने फैसला सुना दिया एविडेंस को देखे बिना, ट्विटर ने इन पे ठप्पा लगा दिया बिना किसी एविडेंस के, प्री जजिंग का काम हो गया है। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस्ड, आपने पहले से ही सोच लिया किसको मैं किसके हक में फैसला दूंगा। तो ट्विटर ने पहले से ही सोच लिया बीजेपी को हमें सज़ा देनी है, तो बीजेपी ने बोला ये लेबलिंग है ना, एक तो बिना सबूतों के आधार पे हुई है, और दूसरा हमारे साथ बायसनेस का जो है ये सिग्निफाई करती है। और ये एक डेलिबरेट अटैम्प्ट भी है, ये एक सोचा समझी कोशिश भी है, साजिश भी है कि इन्वेस्टिगेशन को कलर किया जाए, जो भी जांच हो रही है उसको पहले से ही प्रभावित किया जाए। और किसके द्वारा जांच हो रही है, लोकल एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। तो बीजेपी यही बोल रही है कि ट्विटर इसीलिए कर रहा है क्योंकि ट्विटर चाहता है कि हम बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करें, और जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसको हम प्रभावित कर दें, कलर कर दें। समझ गए। वर्ड्स आप देख लेना, आर्ग्यूड हो गई, इट की वर्ब, द की लेबलिंग की वर्ब है वॉज। ये तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। डेलिबरेट मतलब इंटेंशनल, कॉन्शियस, जानबूझ के की हुई चीज़। कलर जब भी करें किसी इन्वेस्टिगेशन को, मतलब है आप उसको एक तरफ झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा बाय दिस मैट्रिक अ प्राइवेट कंपनी मस्ट लाउ व्हाट इट हैज़ डिटरमिन्ड एज प्रॉब्लमेटिक कंटेंट until a state agency concurs। कह रहा है अगर इसी लॉजिक से चला जाए, इसी मैट्रिक से चलें, इसी क्राइटेरियन से चलें, तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को अलाउ करना चाहिए जिस चीज़ को ये डिटरमिन करती है प्रॉब्लमेटिक कंटेंट के नाम पे, जिस चीज़ को निर्धारित कर लेती है कि गलत कंटेंट है। और कब तक करना चाहिए अलाउ, जब तक एक स्टेट एजेंसी कनकर करे, जब तक एक स्टेट एजेंसी उसको अप्रूव करे, अग्री करे। समझे मेरी बात को। अगर इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ये ट्विटर का इसको लेबल करने का काम तो वास्तव में पुलिस के काम आएगा, है ना। ट्विटर के पास तो सबूत भी है। कह रहा है अगर इसी लॉजिक से चले ना, तो ट्विटर की जो है सबूत वाली, उसने जिसने डिटर्मिन कर लिया है, इसको जरूर ही इस कंटेंट पे ठप्पा लगाना ही चाहिए, ताकि बाद में पुलिस और सीबीआई जो है सबूत इनसे मांग सके और निर्धारित कर सके ये सही था या गलत था। समझ गए। मैट्रिक का मतलब होता है ये वाला पैमाना, है ना। इसको क्राइटेरियन भी बोलते हैं। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, प्लूरल बनेगा कैसे, कैसे बनेगा भाई, चलो तुम ही बता देना। क्राइटेरियन का प्लूरल कैसे बनाया जाए पता होना चाहिए, एक एक लड़के और एक एक लड़की को, है ना, जो रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहा है एडिटोरियल्स को। ये वर्ड आज बहुत बार यूज़ हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। अंटिल आप जानते हैं, इसके बाद में हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, कल ही हमने किया था। कभी भी नॉट को ना लगाया जाए अंटिल, लेस्ट और अनलेस के बाद। कनकर करने का मतलब होता है कन प्लस में अकर।
अकर मतलब होना, कन मतलब साथ में। जब दो चीज़ें कनकर होती हैं मतलब वो एक दूसरे से अप्रूव हो रही हैं, अग्री कर रही हैं। आपने बोला हाँ, मैंने भी बोल दिया हाँ, तो ये हमारी कनकरेंस है, अग्रीमेंट है, अप्रूवल है एक दूसरे के लिए। करेक्ट ट्विटर हैज़ अ पब्लिसाइड पॉलिसी दैट इट मे लेबल ट्वीट्स दैट इंक्लूड मीडिया दैट हैव बीन डिसेप्टिवली ऑल्टर्ड और फैब्रिकेटेड। करेक्ट ट्विटर की एक पब्लिसाइज पॉलिसी है, ट्विटर की एक पब्लिक डोमेन में रखी हुई एक पॉलिसी है, सबको पता है कि ये लेबल कर सकती है उन ट्वीट्स को जिसमें शामिल हो वो वाली मीडिया, वो वाले कंटेंट जिनको धोखाधड़ी से या तो बदला गया है या फोर्ज किया गया है, उनमें फैब्रिकेशन किया गया, उनको गलत तरीके से छेड़खानी की गई है। तो ट्विटर ने तो पहले लिखा हुआ अपनी वेबसाइट पे, गलत डॉक्यूमेंट डालोगे तो मैं उस पर लेबल लगाऊंगा और लगा के सबको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सच नहीं है। समझ गए ना। ट्विटर की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है मे लेवल, दैट की वर्ब है इंक्लूड, यहाँ पे दैट की वर्ब है हैव बीन ऑल्टर्ड और हैव बीन फैब्रिकेटेड। दूसरी बार इसको हैव बीन को हमने नहीं लिखा है। अब वर्ड्स देख लो। फैब्रिकेशन आप जान गए होगे, मैनिपुलेशन, फजिंग, फेक करना, फोर्ज करना, ये सब जो है टेम्परिंग जो है फैब्रिकेशन के सिनोनिम है ना, छेड़खानी के। ऑल्टर करना मतलब चेंज करना। डिसेप्टिवली मतलब धोखाधड़ी से, बता करके नहीं, चोरी छुपे जाकर के किसी काम को डिसेप्शन से करना होता है, उसको कहते हैं डिसेप्टिवली। अब डिसेप्शन के दो बहुत अच्छे सिनोनिम है, पहला है अंडर हैंडेड, दूसरा है मेंडेशियस। मेंडेशियस भी होता है धोखाधड़ी वाला, अंडर हैंडेड भी होता है धोखाधड़ी वाला, दोनों डिसेप्शन के सिनोनिम है। चलो आगे बढ़े। करेक्ट कुड यूज इट्स ओन मैकेनिज्म और यूज थर्ड पार्टी सर्विसेज टू मेक दैट डिटर्मिनेशन। कह रहा और ये ट्विटर यूज़ कर सकती है अपने खुद के सिस्टम को या तीसरी किसी पार्टी की सर्विस को इस डिटर्मिनेशन को मेक करने के लिए, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए। तो ट्विटर के पास खुद के पास भी कई टूल्स हैं देखने के लिए कि किसने कौन सी झूठी इन्फॉर्मेशन डाली है ना। और बाहर कई ऐसी पार्टियाँ भी हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो ये यूज़ कर लेती है इस काम को करने को। समझ गए। ऑन हमेशा अपने पहले पॉजेसिव लेगा, इट्स लगा हुआ है, माई आएगा, इट्स आएगा, योर आएगा, हर आएगा, और आएगा, है ना। ऑन कभी भी एज एडजेक्टिव बिना किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के नहीं आता। करेक्ट ट्विटर इज अ प्राइवेट एंटिटी हुज रिलेशनशिप विद यूजर्स इट गाइडेड बाय इट्स टर्म्स ऑफ सर्विसेज। करेक्ट ट्विटर एक प्राइवेट एंटिटी है, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका रिश्ता इसके यूजर से जो है वो गाइड होता है, आगे बढ़ता है इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज के द्वारा ही। तो ट्विटर ने कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज बनाई हैं, उसके बाद जब आप उनको मान लोगे ना तभी इसका यूज़र बन पाओगे। अगर आपके लिए ट्विटर ने कुछ लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ सर्विसेज में, वो आप पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है जैसे ही आप पहली ट्वीट ट्विटर पे करने शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है ये चीज़ें तो सब पे लागू होनी ही चाहिए। समझ गए ना। कह रहा द IT एक्ट that empowers the government to regulate content does not give it the power to order the removal of a label। कह रहा और जो RT एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो कि सरकार को पावर देता है, ताकत देता है, एम्पावर्स द गवर्नमेंट कि वो रेगुलेट करे, नियंत्रित करे, कंट्रोल करे किसी भी पीस ऑफ कंटेंट को। कह रहा है वो नहीं देता है इसको वो पावर कि ये ऑर्डर कर दे हटाए जाने को किसी भी लेबल के। तो आप रेगुलेट कर सकते हो, गलत चीज़ को सही बताने के, गलत चीज़ को आप हटवा सकते हो, सही चीज़ को लगवा सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई लेबल लगा है बिना प्रूफ के, उसको ऑर्डर देकर के आप रिमूव नहीं करवा सकते हो, है ना, प्रूफ देना पड़ेगा। IT एक्ट की वर्ब है डज नॉट गिव, दैट की वर्ब है एम्पावर्स। करे एडिशनली इसी के साथ साथ सरकार का जो मूव है, सरकार की जो हरकत है, रेज करती है सीरियस कंसर्न्स को। और किस बारे में? उस सेंसरशिप के बारे में जो आर्बिट्रेरी है, मनमानी है, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में, पारदर्शिता के बारे में। तो सरकार कभी भी बोल दे किसी भी ट्विटर को, भाई हटाओ ये, क्या है ये, हटा दो इसको, और पीछे से कुछ बताया भी नहीं क्यों हटवाना है, कोई ट्रांसपेरेंसी ना दे, तो ये हरकत इसी तरह का करेक्टर जो है सरकार का पोर्ट्रे करती है। रेज वर्ब होगी, गवर्नमेंट मूव की, आर्बिट्री मतलब मनमाना, विम्सिकल बोल दो, डिस्क्रिशनरी बोल दो, डिक्टेटोरियल बोल दो, है ना, तानाशाही या मनमाना। रेज आप जानते हैं हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी, रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंसर्न्स, है ना, नहीं तो यहाँ पे राइज भी लग सकता था अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो। कह रहे द सेंटर्स डेस्परेशन टू कंट्रोल एनी डिस्कशन ऑन इट्स फेलियर्स एंड शिफ्ट द फोकस ऑन टू द अपोजिशन इज लीडिंग टू सिचुएशंस दैट एम्बैरस अ डेमोक्रेसी। कह रहे सेंटर का जो डेस्परेशन है, सेंटर का जो उतावलापन है, सेंटर की जो निराशा है, और किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसी भी डिस्कशन को। डेस्परेशन क्या होता है? जब आप इतने ज़्यादा उतारू हो जाते हो किसी काम को करने को, या तो आप निराश हो जाते हो बहुत ज़्यादा, है ना, या बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को करने के लिए बस
करूँगा, मान करके ही मानूंगा आज, है ना। इसको कहते हैं डेस्परेशन। तो सेंटर की जो डेस्परेशन है ना, कंट्रोल करने की किसी भी बातचीत को इसकी नाकामयाबियों पे और शिफ्ट करने की सारा फोकस ऑपोजिशन पे। कह रहा है ये जो डेस्परेशन है ना, ये लीड कर रही है ऐसी सिचुएशंस पे जो एम्बेरस करती है एक डेमोक्रेसी को, जो कि शर्मसार करती है गणतंत्र को, है ना। तो वो कैरेक्टर पोर्ट्रे जो ऊपर आपने देखा था ना, कैरेक्टर चैलेंज, यहाँ से उसको कनेक्ट करो। ऐसा कैरेक्टर चैलेंज जो है सरकार ने लिया और ऐसा अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मसार करना, दैट की वर्ब है। डेस्परेशन की वर्ब है इज लीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कह रहा है रादर देन इंटीमिडेट अ प्राइवेट कंपनी द बीजेपी एंड सेंटर शुड डिसिप्लिन its functionaries into more civility and truthfulness in their engagement with critics। कह रहे बजाय रादर देन, इसको मैं अभी अच्छे से समझाऊंगा रादर देन को कैसे यूज़ करना है। कह रहे बजाय रादर देन डराने के, इंटिमिडेट करने के, फ्राइटन करने के एक प्राइवेट कंपनी को, बीजेपी को और सेंटर को डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को। और किस काम में? और शालीनता में, सिविलिटी में, पोलाइटनेस में, है ना, शालीन बनाना चाहिए। और ट्रूथफुलनेस में, सच्चाई में, उनकी इंगेजमेंट के अंदर, उनकी बातचीत के अंदर अपने आलोचकों के साथ, क्रिटिक्स के साथ। तो डराने की ज़रूरत नहीं है ट्विटर को, बजाय अपने फंक्शनरीज को समझाओ कि झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी ना करें, गलत डॉक्यूमेंट को ना फैलाएं और क्रिटिक्स को शालीनता के साथ उनको जो है उनसे बातचीत करें। समझ गए? बीजेपी की और सेंटर की वर्ब है शुड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित करना, सिविलिटी मतलब शालीनता, पोलाइटनेस, कर्टसी, नाइसनेस, एंगेजमेंट मतलब बातचीत। अब इंटिमिडेट आप जान गए ना, डराना किसी को। अब रादर देन मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है, फटाफट से देख लो। बेसिकली आप दो जगह देखोगे रादर देन को। पहला यूज़ होगा प्रीफर नाम की वर्ब के साथ, जब उसके साथ इन्फिनेटिव लगा हो। आई प्रीफर टी टू ओवर या देन कॉफ़ी। मैं टी को प्रीफर करता हूँ बजाय कॉफ़ी के, है ना। कॉफ़ी की जगह पे टी को प्रीफर करता हूँ। तो प्रीफर के साथ में हमेशा टू आता है, ये आपको पता है ना। प्रीफर है, प्रायर है, सुपीरियर है, जूनियर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है ना। ये सब के सब अपने साथ क्या लेते हैं? टू को लेते हैं। लेकिन आई प्रीफर टू एक्सरसाइज टू ओवर या देन टू वॉच टीवी। मैं एक्सरसाइज करना प्रीफर करता हूँ टीवी को वॉच करने की जगह। अगर इसी लॉजिक से चलें तो प्रीफर के साथ में यहाँ भी टू लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ टी और कॉफ़ी का कंपैरिजन था, यहाँ पे दो इन्फिनिटिव्स का कंपैरिजन है। अब क्या करें? ये टू अजीब सा नहीं लगेगा? लगेगा। अब इसका इलाज क्या है? जब भी इन्फिनिटिव आ जाए प्रीफर के साथ में, आप यूज़ करें रादर देन को। ठीक है, आई प्रीफर टू एक्सरसाइज रादर देन, इस दूसरे टू को ओमिट कर दें, ये पहले टू लगा हुआ है, यहाँ पे लिख दें वॉच टेलीविज़न। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग में ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे, प्रीफर के बाद में रादर देन लगा हुआ है ना, एडवांस जो है क्वेश्चंस में। अब दूसरा देख लो रादर देन का यूज़ कहाँ होता है। इंस्टेड ऑफ जो प्रेपोजिशन है ना, उसी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं रादर देन को, ये लेकिन फॉलो करेगा पैरेललिज्म को। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। शालिनी ऑर्डर्ड अ सैलेड रादर देन अ पिज्जा। शालिनी ने ऑर्डर किया एक सैलेड को बजाय एक पिज्जा के। रादर देन एक कंजंक्शन है, सैलेड और पिज्जा को आपस में कनेक्ट कर रही है। समझ गए ना? रादर देन से पहले भी एक नाउन है, रादर देन के बाद में भी एक नाउन है। इसी को कहते हैं पैरेललिज्म। एडम डिसाइडेड टू रन रादर देन टू वॉक या वॉकिंग। एडम ने डिसाइड किया कि वो भागेगा बजाय चलने के। अब रादर देन दो इन्फिनिटिव्स को कनेक्ट करेगा। टू रन यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ भी टू वॉक को या प्रेफर करें, वॉकिंग को प्रेफर ना करें, क्योंकि रादर देन क्या करता है? रादर देन पैरेललिज्म को फॉलो करता है, दो एक जैसी स्ट्रक्चर को मिलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे टू रन, यहाँ पे टू वॉक, दूसरी बार टू को लिखना ना, जो है ना लिखें, ये आपने अंडरस्टूड है, ऑलरेडी आ चुका है ना। रादर देन वॉक लिखें, टू को ना लिखें। ईव ट्राइड कुकिंग अ न्यू डिश रादर देन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो। ईवा ने कोशिश की, ट्राई की एक नई डिश को कुक करने की बजाय ऑर्डर करने की फूड को जोमेटो से, है ना। उसने सोचा खुद ही बना लेते हैं, कुछ नया बनाते हैं, जोमेटो से क्या मंगाना है। यहाँ पे रादर देन दो वर्ब्स को कंपेयर कर रहा है, पहला कुकिंग अ न्यू डिश, दूसरा ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो। समझ रहे हो? तो कुकिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑर्डरिंग लिख दिया है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाया है पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए। तो पैरेलल स्ट्रक्चर बनानी है रादर देन के साथ, जो चीज़ें कंपेयर हो रही हों उन दोनों को कोशिश करें एक जैसा ही रखें जब तक आपके पास रखना पॉसिबल हो, है ना। इसी वजह से यहाँ आप देख रहे हो रादर देन के बाद में इंटीमिडेट लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने शुड डिसिप्लिन रादर देन इंटीमिडेट, डिसिप्लिन के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इंटीमिडेट को लगाया है। चलिए फटाफट से क्विज की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे आ गए हैं आज, है ना। वीडियो भी लंबी हो गई है। अभी मुझे शाम को एसएससी वाली वीडियो भी पूरी एडिट करके डालनी है ना, फटाफट से इसको पूरा कर लेते हैं। आपको सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, ठीक है।
आपको क्या करना है, द गवर्नमेंट शुड एम एट मेकिंग रैशनल डिसीजंस रादर देन डिफेंड इट्स रीसेंट पॉलिसी फेलियर्स। सरकार को एम एट करना चाहिए, सरकार को पूरा जो है एम लगाना चाहिए रैशनल डिसीजंस को मेक करने पे, लॉजिकल डिसीजंस को बनाने में, बजाय डिफेंड करने के इसके रीसेंट पॉलिसी फेलियर्स को। सबसे पहली चीज़ ध्यान देना, एम के बाद में ऐड लगा हुआ मेकिंग। आपको कंपेयर किन को करवाना है, मेकिंग और डिफेंड को। अगर यहाँ पे रादर देन बीच में आया है, अगर बीच में रादर देन आया है तो यहाँ पे मेकिंग आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफेंडिंग आएगा। इन्हीं दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है ना भाई। मेक करना है अच्छे डिसीजन को, बजाय जो है डिफेंड करने के अपने फेलियर्स को, है ना, अपनी नाकामयाबियों को। तो मेकिंग के साथ में डिफेंडिंग आना ही चाहिए। अब देखो मेकिंग के साथ में डिफेंडिंग कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है, यह मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर हो सकता है, और ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मेक किसको करना है, लॉजिकल डिसीजंस को। लॉजिकल के लिए हम यूज़ वर्ड करते हैं रैशनल को, जिसके पीछे ई ना लगाओ। अब देखो ई ना लगा हुआ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। समझे मेरी बात को, ये रैशनल तो एक नाउन है ना, हमें डिसीजंस के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव यहाँ पे लगा हुआ रैशनल, एट मेकिंग रैशनल डिसीजंस रादर देन डिफेंडिंग इट्स रीसेंट पॉलिसी फेलियर्स। लॉजिक से चले, डी आपका आंसर निकला। चलिए क्विज नंबर 2। कल के क्विज के क्वेश्चंस के आंसर मैंने थोड़े लेट से डाले थे, आज के मैं हाथों हाथ डाल देता हूँ, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चारों क्वेश्चंस हैं आपके सामने, फटाफट से कर दो इनको सॉल्व, है ना। ये लास्ट वाला ईडीएम बेस्ड है, ईडीएम मैंने आपको लेग वाली सारी करवा दी हैं। अच्छे से सॉल्व करना, थोड़े से मुश्किल हैं, अपने आंसर को अपडेट करना कमेंट सेक्शन में, और फर्स्ट कमेंट से मेरे वाले आंसर से मैच कर लेना, ठीक है। मुलाकात लूँगा शाम में प्रॉब्ली। अंटिल देन साइनिंग आउट।